हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वागड़ एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पीएसआई की जो पहला टेस्ट है जीके का हिंदी का, वो पिछले संडे को हो चुका है। कल अगला टेस्ट होने वाला है। आज का डिस्कशन हमारा रहेगा कि जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें क्या क्या किस तरीके के सवाल आए थे। कोशिश ये रहती है कि 20 से 30 सवाल करवाए जाए और उन सवालों में ये दिक्कत ना हो कि आपको बहुत लंबा वीडियो परेशान करे। तो इसलिए 4 दिन में 3 दिन में ऐसा होगा कि 100 सवाल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी कड़ी में आज हम प्रैक्टिस करते हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ सवाल और समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल आने का नेचर कैसा है, सवालों की प्रकृति वो कैसे आरपीएससी से मैच करती है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, वो है 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची पहली बात तो किससे रिलेटेड है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जिसमें 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में भाषाएं वो 22 है। अब जब संविधान था स्टार्टिंग समय में था, उसमें संविधान में लगभग लगभग क्या श्योर थी, निश्चित रूप से 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी भाषाएं थी वो तो लंबी हो जाएगी डिस्कशन, पर फिर भी आप ये जान लो कि कौन सी भाषाएं ऐड की गई बाद में। 14 से 8 भाषाएं कौन सी ऐड की गई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन भाषाओं में कुछ अमेंडमेंट हुए थे। एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, वो उसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को ऐड किया गया था और उसके बाद कुछ भाषाएं ऐड की गई थी। इसके सबसे सिंपल एक होता है, मैंने एक ट्रिक बना रखी है, अगर उससे आप अगर याद रख सको वो ऐसे होती है कि भाषाओं के क्रम को याद रखने में ठीक रहती है। आप ये ट्रिक से जान सकते हो, ठीक ठाक इजी सी ट्रिक है। कॉमन आपको सिंधी तो याद रखनी है, उसके बाद की है बोडो मेस। दो इसके बाद 3 संशोधन हुए हैं भाषाओं में। 71 में ऐड की गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसमें कुछ भाषाएं ऐड की गई थी 3। उसके बाद 4 भाषाएं ऐड की गई थी 92 संविधान संशोधन में, जो अपना सवाल भी है। इससे क्या हो गया, कोसे कोंकणी, मैं से मणिपुरी, ने से नेपाली। नेपाली भी हमारी भाषाओं की सूची में शामिल है। तो ये हो गई अपने 71 में 3 भाषा हो गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब बोडो में से बोडो से बोडो भाषा खुद बन जाती है। डो से डोगरी, में से मैथिली और से संथाली। 92 संशोधन था उसमें 4 भाषाएं होगी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब सवाल देखो, 92 से मैथिली ऐड की गई थी, मणिपुरी ऊपर वाले में ऐड की गई थी, मणिपुरी इगोत्र से ऐड की गई थी, सिंधी भी नहीं की गई थी, संथाली ऐड की गई थी, से संथाली। तो इसका उत्तर हो गया 1 और 4। पहला सवाल ये हो गया। भाषाओं की ट्रिक में आपको हमेशा ये काम आ जाएगी, कॉमन बोडो मेस, को से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अमेंडमेंट आपको याद रह जाएंगे। 2 अमेंडमेंट मुख्य तौर पे याद रखना है आपको, एक तो 21वां रखना है, एक 71वां रखना है, एक 92वां रखना है। ठीक है, अपना आ गया अनुसूची से संबंधित सवाल है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में किस अनुचित सूची में उपबंध किया गया है। अब संविधान की अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों का लगभग 12 अनुसूचियों का इतना महत्व है कि ऑलमोस्ट पूरा संविधान उन अनुसूचियों में शेड्यूल्स में कवर किया गया है। किस तरीके से कवर किया गया है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में 2 अनुसूचियां मुख्य तौर पर काम आती है, अनुसूची 5, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। अब इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन व नियंत्रण के बारे में कौन सी आती है, वो होती है 5वीं। तो फिर 6वीं किस काम में आती है।
छठवीं अनुसूची 4 स्पेशल राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में काम आती है। पांचवी में तो सारे अनुसूचित तो जनजातीय क्षेत्र, जैसे मान लो राजस्थान के कुछ जनजातीय क्षेत्रों का ये जो नोटिफाइड एरिया है उनका कंट्रोल करने के लिए कौन सी अनुसूची काम आएगी, वो होगी अनुसूची 5 होगी। अनुसूची 6 में क्या होगा, अनुसूची 6 में होगा 4 राज्य होंगे, और उसको भी आप एक ट्रिक से याद रखते हो, असम, मेघालय। मैं ऐसे आगे बढ़ता हूं, अगर मैप आपको आ रहा है त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। अगर आपको मैप आ रहा हो तो आपको ऐसे बढ़ना होता है राज्यों में। अगर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का आपको मैप ठीक ठाक तरीके से आता हो तो आपको 4 राज्यों में ऐसे बढ़ना है, तो आपकी जो राज्यों में अनुसूची के संबंधित सवाल है वो ऑलमोस्ट सही हो जाएगा हर एग्जाम में। नवी अनुसूची किससे रिलेटेड है, नवी अनुसूची है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार हुए थे, और ये अनुसूची हमारे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। इंपॉर्टेंट आती है, बहुत सारे एग्जाम में आती है। अनुसूची 10 है वो दल बदल से संबंधित है। आयाराम गयाराम की जो प्रवृत्ति थी, नेता लोग जब पैसों में बिक जाते थे उसको कंट्रोल करने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई थी। लाई किसके द्वारा गई, राजीव गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। और राजीव गांधी जी का पर्पज ये था, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद वो पहली बार सत्ता में आए तो आज तक के इतिहास की लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें राजीव गांधी जी के पास आई। उस टाइम नए नए प्रधानमंत्री बने, लोगों ने एडवाइस दी कि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है अभी जो शायद किसी पुराने प्रधानमंत्री के पास हो सकता है कि मंजे हुए कुछ नेता आपकी पार्टी से सांसदों को खींच ले, तो आपको कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। ये उनके कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसरों की एडवाइस थी, उन्होंने इसके लिए कुछ प्रावधान किए, और उन प्रावधानों में मुख्य था कि कुछ नेताओं की इस प्रवृत्ति को रोक लगानी चाहिए कि एक पार्टी बदली, दूसरी, शाम को तीसरी, तो पार्टीबाजी या इधर उधर की पार्टी बदलने की परंपरा को कम करने के लिए अनुसूची 10 लाई गई थी, जो आज भी कायम है। अनुसूची 10 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, पर अभी वाले मेन में यह है कि अनुसूची में क्या है, तो अनुसूची में यही है कि वो दल बदल की परंपरा को खत्म करने के लिए है। भारत का क्षेत्रफल किन किन तत्वों से मिलकर बना है, अगला सवाल कि भारत है, भारत का क्षेत्रफल है। अब जब भारत एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में पढ़ते हो तो भारत के क्षेत्रफल की या भारत क्या है, भारत की प्रवृत्ति, भारत राज्यों का संघ, जिस पे अभी बहुत सारा विवाद भी हुआ था, भारत का नाम बदला गया, इंडिया यानी भारत की जगह भारत यानी इंडिया किया गया। तो ये सारे विवाद किससे हैं, ये सारे विवाद आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद के बारे में है, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, भारत संघ क्या है, इससे विवाद है। तो सबसे पहला संविधान का पहला और महत्वपूर्ण आर्टिकल वो होता है आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। बातें तो बाद में होगी कि हमारा नाम क्या होगा, पहले तो ये तो पता चल कि है कौन कौन लोग, कितने हमारे शामिल है, कितनी रियासतें वो भारत में राज्य बन चुकी है, उसमें बात करते हैं। उसमें सीधी सी सिंपल सी परिभाषा दे रखी कि भारत में कुछ तो राज्य शामिल होंगे, अभी से दिमाग लगा लो कि अभी क्या क्या शामिल है। दूसरे हो गए केंद्र शासित प्रदेश, यहां से आते ही तो पहला पहला कर दोगे आप, पर उसमें एक टर्म्स और शामिल है, वे क्षेत्र जिसे भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अधिग्रहित कैसे किया जा सकता है, अधिग्रहित ऐसे नहीं कि जोर जबरदस्ती से ना हो, पहली चीज तो यह है किसी देश की सहमति से उसकी जमीन का ट्रांसफर किया हो गया हो। आप जब भी संविधान संशोधन 100वां पढ़ते हो तो उसमें दिया गया है 100वें संविधान संशोधन में कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ एनक्लेव्स ऐसी बाउंड्रीज थी, तो छिछली बाउंड्रीज, ऐसे सीमा थी भारत और बांग्लादेश के बीच। अब इस सीमा में आर्मी तैनात करना एरिया से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य है अगर यहाँ पे भारत कृषि कर रहा है, यहाँ बांग्लादेश कर रहा है, और मतलब समझ ही नहीं आ रहा था बाउंड्री कैसी थी। तो 100वां संविधान संशोधन है, मोदी जी नए नए सरकार सत्ता में आते हैं, उन्होंने एक संविधान संशोधन किया और उसमें बांग्लादेश को ये मान लो कि इसको ऐसे कर दी कि लो भाई आधे आप रखो आधे हम रख लेते हैं, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बाउंड्री तो वो वैसी वाली नहीं मानी जाएगी कि इधर वाला थोड़ा सा कम होगा। उसमें लॉस हानि से ज्यादा यह होता है कि आर्मी का डिपोर्टेशन करना बहुत महंगा पड़ता है, और उसका ये होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महंगा पड़ता है, तो अवैध प्रवासियों का खतरा रहता है। तो आप जब भी कोई देश किसी देश को एक्वायर कर लेता है, किसी लैंड को एक्वायर कर लेता है, अधिग्रहित कर लेता है, तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में या भारत के क्षेत्रफल में माना जाता है। तो इसका जवाब हो गया
कि भारत के क्षेत्र में राज्य हो गए, यूटीज हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पांडिचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तीसरी जगह जहां से भारत एक्वायर कर ले, मान लो कल भारत पाकिस्तान को एक्वायर कर ले तो भारत का क्षेत्रफल में पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा, जो कि हम लोगों का सपना है। तो ये आर्टिकल 1 के तहत पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा। तो पाकिस्तान को भी ये पढ़ना चाहिए कि आर्टिकल 1 के तहत, भारत के अनुच्छेद 1 के तहत हम लोग भारत में शामिल होंगे। तो ये है अगला आर्टिकल। अगला सवाल, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए बनी समितियों व आयोगों के बारे में सही क्रम बताइए। मुझे जितनी गट फीलिंग लगती है, किसी भी अभी आरपीएससी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में यह सवाल डेफिनेटली आएगा। इसका वजह यह हो सकती है भाषा को लेकर होने वाला विवाद। अभी आप ये देखते हो कि भाई मराठी बोलो, मारवाड़ी उधर मत बोलो, बिहारी मत बोलो, महाराष्ट्र में मराठी बोलो, कन्नड़ जो कर्नाटक में उसमें कन्नड़ बोलो। तो ये वाला विवाद इतना ज्यादा जोर पकड़ रहा है कि भाषाओं की लैंड या बाउंड्री एरिया से ज्यादा भाषाई विवाद ज्यादा आगे बढ़ गया है। अभी राजस्थान में भी हमारी राजस्थानी भाषा को लेकर बहुत सारे चर्चाएं देखने को मिलती है, भाषा को लेकर आंदोलन मिलता है। ठीक है, अपनी अपनी तरह से होता है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें ये देख सकते हैं कि ये चर्चा में तो है ही, कम से कम सरकार की नज़र में ये आता है, आरपीएससी की नज़र में आता है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वाला सवाल बन जाए कि क्रम कैसा रहे, वो मुझे ये आपको नहीं आइडिया हो सकता, पर ये हो सकता है कि भाषाओं को लेकर सवाल किस तरीके से बन सकता है और बनेगा, किसी न किसी एग्जाम में, 1-2 एग्जाम में बन जाएगा। आप इन समितियों का तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत ने यही सोचा कि हमारे कुछ बड़े राज्य होंगे, उन राज्यों के बाद कोई नए राज्यों को कुछ नहीं बनाएंगे। ABCD श्रेणी, 4 श्रेणियां बना दी कि इस तरह की श्रेणियों के राज्य होंगे और अब बाद में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं करेंगे। कुछ में रियासतें होंगी, कुछ में बड़े राज्य होंगे, कुछ में रियासती संघ के राज्य होंगे, एक आधे यूटीज वाले क्षेत्र होंगे जो सेंटर एक्वायर करता है, या मुख्य आयुक्त के प्रांत जिसको बोलते हैं, चीफ कमिश्नर के प्रांत बोले जाते हैं। तो उनको लेके कुछ समितियां बनी। अब समितियां ये बनी, क्यों बनी समितियां? तो पहली समिति तो ये बन गई कि लगभग अगस्त 48 में बन गई थी। तब तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था, जिसको बोलते हैं एस.के. धर आयोग। धर साहब ने यही रिकमेंडेशन दी कि जो राज्य है वही ठीक है, कोई खास जरूरत नहीं है रिफॉर्म्स की, और जो भाषा के आधार पर राज्य वो अभी कोई खास जरूरत है नहीं उनकी। तो उसके बाद थोड़े हुए अप्रैल 49 तक थोड़े से ठीक ठाक आंदोलन और हुए। आंध्र प्रदेश इस मामले में सबसे आगे था। आंध्रा का यह मानना था कि तमिल और तेलुगु प्रदेश है। आप जब आंध्रा की बात करते हो तो यहाँ पे तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु मैप तो आप ठीक अपने हिसाब से देख लेना, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश अभी का है। उस समय तक ये लगभग इसका कुछ बाउंड्री तो होता था, उसको बोलते थे मद्रास राज्य, और इसमें बीच में से हैदराबाद अपनी अलग ही सत्ता जमा रहा था। वो अलग बोलता था कि हम तो देश बनेंगे अलग, हमको तो राज्य रहना ही नहीं है। हैदराबाद के तो खुद के अपने अलग ही सपने रहते थे कि राज्य वाज्य तो छोटे लोग बनते हैं। और इसकी वजह यह थी उनकी इकोनॉमी। हैदराबाद की इकोनॉमी ऐसी मानी जाती है, उस समय की भारत की इकोनॉमी का 1/3 इकोनॉमी हैदराबाद एक्वायर करता था। ऑलमोस्ट हैदराबाद के पास भारत की 1/3 प्रॉपर्टी हैदराबाद की थी। जब वो अलग था उसके पास इतनी इकोनॉमी थी। तो अब समितियां बनती गई। तो पहली थी एस.के. धर आयोग, उसने मना कर दिया, तो पहली समिति तो ये हो गई। उसके बाद बना कि भाई चलो अब कुछ सीनियर नेताओं को सामने आना चाहिए, और ऐसी समिति बने जिसकी कम से कम लोग सीरियस लें। तो कौन लोग सीरियस थे उस समय की सरकार में, या उस समय भारत में कौन? अभी कोई समिति बने भाषाओं को लेके तो उसमें मोदी जी बनेंगे, अमित शाह जी बनेंगे, कोई भी बनेंगे, तो उस समय कौन बने होंगे? तो उस समय एक तो थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय प्रधानमंत्री बने नहीं थे पर वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। 2 नंबर पे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक हो गया। और तीसरे हो गए पट्टाभी सीताराम मैया। ये कौन थे? ये उस टाइम कांग्रेस अध्यक्ष थे, पट्टाभी सीताराम मैया। इस समिति का कोई अध्यक्ष नहीं था। ये आपको याद रखना है कि जेवीपी समिति, इस समिति को बोलता था JV और P, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का कोई अध्यक्ष नहीं था, और इस समिति ने तो एक ऑलमोस्ट खारिज कर दिया कि कोई भी भाषाई राज्य नहीं होगा, चुपचाप शांति से बैठे रहो, बहुत मुश्किल से आप लोग जुड़े हो, और ये वाला रोड़ा हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल, जेवीपी समिति ने। उसके बाद हुआ आंध्र प्रदेश में आंदोलन तेज, और आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। वो
कितने 60-62 दिन की हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद आंध्र प्रदेश जल गया भाषा के मुद्दे पे। जल ऐसा गया कि अभी जो आप भाषाई आंदोलन देखते हो वो कुछ भी नहीं है उस आंदोलन के सामने, जब ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश सड़कों पे आ गया। और कांग्रेस का ही नेता मरने के बाद कांग्रेस के खिलाफ इतनी बगावत हुई, उसके बाद बना एक फजल अली आयोग। 3 सदस्यीय आयोग थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो 2 नंबर पर होगी जेवीपी समिति। तो सवाल तो आपको ये रखना है CAB का है 3-2-1 आंसर तो ये हो गया। अब आप पढ़ लो फजल अली आयोग के बारे में। फजल अली आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। इसके दूसरे और तीसरे सदस्य, एक तो भाई साहब खुद हो गए अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष थे फजल अली। दूसरे सदस्य हो गए KM पणिकर। उसमें शायद कांग्रेस में थे ये। तीसरे थे हद्यनाथ कुंजरू, HN कुंजरू। 3 सदस्य थे। इस समिति ने सीधे तौर पे तो ये नहीं बोला कि भाषाई राज्य होने चाहिए, पर इन्होंने ये बोल दिया कि भाषाई राज्य बनाने में दिक्कत कुछ नहीं है, बस आधार ये ना हो कि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य बन जाए। ये बात समझनी चाहिए जो वो मंच वाले नेता है कौन है, उनको समझनी चाहिए कि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। ये बात पागल आदमी 1956 से चल रही है। जब आपको यहाँ तक समझ, फजल अली ने जब राज्य बनाए थे तो उस टाइम भी उन्होंने ये कर दिया था कि ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ भाषा। उसके उन्होंने 4 आधार बनाए, बताए 4 आधारों में एक तो थे यह कि भाई एक तो राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं हो, दूसरा एकता और अखंडता एक तो, दूसरा हो कि उसमें भी वित्तीय संसाधनों का हमेशा ध्यान रखा जाए कि राज्य का वित्तीय रूप से मजबूत हो। ऐसा राज्य बना दो कल वो गरीबड़ा राज्य रह जाए, तो ऐसा नहीं कि भाई नेपाल देश बन गया पर नेपाल की हालत आप एज्यूम करो कैसी होगी, ऐसा ही कोई राज्य बन जाए। अब किस हिसाब से किसी राज्य को वित्तीय हिसाब से तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तीसरी, उसके जलीय जो स्थलीय संसाधन है उनका हमेशा ध्यान रखा जाए कि कोई भी राज्य बनाए तो। चौथा, उसके सांस्कृतिक मूल्यों परंपराओं को साथ जोड़ा जाए। कुछ राज्यों के अगर परंपराएं साथ मैच होती है तो उनके लोगों को साथ रखना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि जब कुछ राज्यों में जब नेपाल के साथ भी होती है, बॉर्डर सीमावर्ती राज्यों से होती है, तो उनके कुछ इंटर कंट्री रिलेशन ऐसे होते हैं कि बाउंड्री जैसे ही लोग कर देते हैं, चाचा ताऊ इधर उधर नहीं आ पाते, मौसी उधर रह गई। पाकिस्तान के साथ भी भारत के, जैसे अभी भारत ने पाकिस्तान की बाउंड्री लॉक की, तो पंजाब के कुछ सीमावर्ती इलाकों में देख लो, JNDK में कुछ देख लो, तो वहां पे आप पाओगे कि उनके रिश्तेदार तो उधर रह गए, इधर मौसी जी लोग हो गए, इधर बुआ लोग हो गई, और वो बोल रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारी में नहीं जा रहे, राखी पे नहीं आ पा रहे हैं। तो राखी तो उनके जिनके भी होती है अपने होती है, पर फिर भी कोई त्योहार हो उनमें नहीं आ पा रहे हैं। तो ये हो गया। फिर इन्होंने बोला इन सब चीजों के बाद आप भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। और इस कमेटी के बाद एक संशोधन हुआ जिसको बोलते हैं 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। उस 7वें संशोधन में क्या क्या किया गया था? इस संशोधन को बोला जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ भाषा वाला या राज्य वाला मैटर नहीं रहा। इसमें राज्यपाल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, राज्यपाल 2 राज्यों के हो सकते हैं, एक राज्य, पहले ऐसा था कि एक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, फिर उन्होंने बोला कि इतने राज्य बना दिए तो कहाँ से लाए इतने राज्यपाल, तो इसमें राज्यपाल भी 2 राज्यों के लिए किया गया। तो एक तो इसने बना दिया 14 राज्य और 6 यूटी, ठीक है। उस टाइम 14 राज्य बन गए थे और 6 यूटी बना दिए थे कि लो भाई आपको बना दिया सब कुछ लोगों को। उसके बाद आगे प्रवृत्ति बदल गई, अभी राज्य तो अपने दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कभी मोदी जी कम कर देते हैं, कभी किसी को बढ़ा देते हैं, तो ठीक है। राज्यों को बनाने के लिए ये होता है, एक चीज ये आपको याद रखना है, जब भी किसी राज्य में बाउंड्री में चेंजेस किए जाए तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। ये आप आगे पढ़ोगे, आर्टिकल 4 है, वो किस तरीके से डिफाइन करता है कि किसी राज्य की या यूटी की सीमा परिवर्तन में आपको संविधान संशोधन नहीं चाहिए, आप ठीक ठाक तरीके से ऐसा ही काम कर लोगे संसद से। ये हो गया अपने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संबंध में। आपको शायद समझ आ गया होगा कि 3 समितियां बनी थी, धर आयोग बना था, जेवीपी समिति बनी थी, नेहरू जी पटेल साहब और ये पट्टाभी सीतारामैया, उसके बाद फजल अली आयोग, आदिनाथ कुंजरू और KM पणिकर के साथ सहयोग से बना था फजल अली आयोग। अगला सवाल है, दोहरी नागरिकता पर रोक किस अनुच्छेद के लिए लगाई गई है? पहली बात तो नागरिकता और दोहरी नागरिकता में फर्क समझो।
एक तो दोहरी नागरिकता होती है, एक ही देश में एक देश के और एक राज्य की नागरिकता, जैसे ये होता है यूएसए में, ठीक है। यूएसए में आप पहले तो देश के नागरिक होते हो, उसके बाद आप राज्य के भी नागरिक होते हो, आपको द्वि नागरिकता या दोहरी नागरिकता दी जाती है। दूसरी नागरिकता होती है जिसमें आपको दो देशों की नागरिकता हो, एक देश का प्लस दूसरे देश का। ये कुछ देश देते हैं, उन देशों का एक तो होता है गोल्डन वीजा सिस्टम होता है, उसमें नागरिकता से ज्यादा वो होता है कि नागरिकता के ऑलमोस्ट बराबर से अधिकार दे दिए जाते हैं। जैसे ये दुबई का गोल्डन वीजा है। पर भारत का एक सिस्टम है, भारत ने सिंपल सिंपल नागरिकता दी है कि कोई राज्य की नागरिकता है ना, कोई दो गोल्डन वीजा है। हम तो कि सिर्फ आपको एक नागरिकता देंगे, और आप अगर आपको लालच आ गया, आप यूएसए के नागरिक बन गए, तो आप हमारे देश की नागरिकता त्याग दो। आप भले ही कितने ही पूछो कि हमें, आप हमारा इंटरव्यू लेके ये पूछ सकते हो कि आम कैसे खाना चाहिए पीना चाहिए, जैसा कि अक्षय कुमार ने मोदी जी से पूछा। पर उसके बाद भी उनकी नागरिकता एक समय के लिए तो हट ही गई थी कि भाई आप कनाडा के नागरिक बन गए, फिर भी कनाडा के नागरिक बन गए इसका मतलब आप भारत के नागरिक नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने वापस बोला कि नहीं नहीं, मैंने अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैंने वापस अप्लाई कर दिया, अब उनको वापस भारत की नागरिकता मिल गई है। जब भी आप भारत की नागरिकता कर लेते हो कि भाई उसके नियम होते हैं, आप जन्म से, वंश से, प्राकृतिकरण से, क्षेत्र अधिकरण से, तो जब भी आप वापस उसके लिए कुछ टाइमलाइन भी है कि 7 ईयर्स ऐसे रहने चाहिए, किसी में 11 ईयर्स रहना चाहिए। तो अक्षय कुमार ने वापस भारत की नागरिकता ले ली। दोहरी नागरिकता वो हो गई कि जब आप दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं ले सकते। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद ध्यान रखना है आपको। तो अनुच्छेद 5 में नहीं है। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में यह है कि भारत जब आजाद हुआ था, जब संविधान बना था, उस समय भारत में नागरिक कौन थे, बस इसमें इतना से है। भारत के नागरिक संविधान बनने के समय, नागरिक संविधान बना तब भाई, मतलब कुल मिला के 1947 के से 1951 के आसपास जो भारत के नागरिक थे, वो लोग कौन होंगे, उनकी परिभाषाएं क्या होगी, किन की दादी नानी है वो भारत की नागरिक थी, पाकिस्तान चली गई, फिर वो वापस वो लोग आए, बोले कि हमको तो उस देश में नहीं रहना, उनकी तो हालत बहुत खराब है, पानी नहीं है उधर। तो फिर वो वापस आ गए, और उस टाइम डिफाइन कर लिया कि नहीं नहीं, हम अभी तो आपको रख लेंगे, क्योंकि अभी तो आपके पास ये छूट होनी चाहिए कि आप किसी देश के नागरिक बनो। उसके बाद कुछ देशों के प्राकृतिकरण से कोई यूएस चला गया, वन से नागरिक बनने। तो अनुच्छेद 5 में यह दिया गया है कि आप, देश आजाद हुआ तब भारत के संविधान बना तब भारत के नागरिक कौन लोग थे। एक आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नागरिकता के बारे में अभी एब्सोल्यूट पावर है, वो होती है संसद के पास, या केंद्र सरकार, या संसद, जैसा बोलो, केंद्र सरकार एंड संसद के पास, संसद के पास। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तब तो नागरिकता को डिफाइन कर लिया गया कि भाई हाँ ये लोग भारत के नागरिक होंगे। पर एक समय बाद ये बोल दिया गया उस टाइम के संविधान बनने वालों ने कि ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमेशा चेंज होता जाएगा। जब भी समय आएगा नागरिकता में दुनिया भर में परिवर्तन आएंगे, अप्रवासी नागरिक बने। उनका कॉन्सेप्ट एकदम वाकई सही था। हमारे संविधान निर्माता इतने ज्ञानी आदमी थे, उनको हर चीज का सब पता था। उनको ये पता लग गया था कि दुनिया भर में ट्रंप जैसे लोग भी आएंगे, दुनिया में ट्रंप जैसे राष्ट्रपति होंगे जो कब ट्रक भर के लोगों को निकाल देंगे। तो दूसरा ये होगा किन देशों के बीच वॉर हो जाएगी, तो अप्रवासियों को नागरिकता देना है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जाएंगे जो पड़ोसी देशों को भी अपने नागरिकों को लाएंगे, तो हिंदू लोगों को लाएंगे या मुसलमानों को छोड़ के 5 धर्मों के लोगों को लाएंगे, उनको नागरिकता देनी है। तो उन्होंने खुली छूट दी कि नागरिकता के मामले में संसद के पास पावर होनी चाहिए। एक समय तक संविधान डिफाइन करेगा, परिभाषित करेगा, उसके बाद संसद के पास ये पावर होगी। तो ये आर्टिकल ये हो गया कि 5 में तो ये हो गया कि संविधान लागू हुआ उस टाइम कौन से लोग नागरिक हो गए। अनुच्छेद 1200 तो खैर बाहर ही हो गया। नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। 12 में मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 ये बताता है राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा बताता है, वो आप आगे पढ़ लोगे। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 मैंने अभी पीछे बताया कि आपको जब भी आप देश के किसी राज्य में परिवर्तन करें, सीमा में, बाउंड्री में चेंज करें, 2 राज्य ये हो गया कि मान लो ये राजस्थान है और यहाँ एमपी है। अब आप एमपी में से राजस्थान को ये दोगे कि भाई ये क्षेत्र दे दिया आपको,
जो पास में निकटवर्ती धौलपुर के पास कुछ टच हो रहा है, या धौलपुर के पास तो यूपी टच हो रहा है, यहाँ पे एमपी का हो रहा है कि जिस क्षेत्र में आपको बोल रहे कि हमारे ये डैम वेम वाला एरिया थोड़ा सा दे दो, तो इसके लिए अगर संसद कुछ करती है तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं चाहिए, सामान्य सहमति से या साधारण बहुमत से इसको संशोधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 9 में यह दिया गया है कि आप दोहरी नागरिकता नहीं देंगे। 4 में तो वो हो गया राज्यों के संबंधित, 12 राज्य की परिभाषा, 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिक कौन थे, और 9 में ये हो गया कि दोहरी नागरिकता किन किन लोगों के पास होनी चाहिए। अगला सवाल, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। अब नागरिकता के अधिनियम में इतने ज्यादा संशोधन हो गए, शायद 7 या 8 संशोधन हो गए। तो 1955 में नागरिकता का पहला अधिनियम बना था कि संविधान वाले नागरिक डिफाइंड हो गए कि भाई 1951 में 52 में वो 26 नवंबर को, तो 1926 जनवरी 1950 को मान लो संविधान बना, इसने डिफाइंड कर दिया कि कौन से लोग नागरिक हो गए। अब 5 साल हो गए और नेहरू जी को लगा कि भारत में नागरिकता को वापस डिफाइन किया जाना चाहिए, परिभाषित किया जाना चाहिए, नागरिकता के कौन से कॉन्सेप्ट है जिनको वापस परिभाषित किया जाए, उनकी प्रकृति को बताया जाए। तो उसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए जो अभी भी प्रचलित है। जन्म से नागरिक भारत में हो सकता है, भाई जन्म में गया भारत में फिर तो नागरिक होना ही है। अब जन्म से नागरिक में 2 होती है, एक तो है भारतीय नागरिक जो जन्म भारतीय नागरिक का बच्चा जन्म रहा है वो, दूसरा कोई विदेशी नागरिक आया और उसमें भारत में जन्म गया, उसके बारे में है। ये नागरिकता का चैप्टर इतना टेक्निकल है कि ये तो पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा। तो ये भी उस समय तक यह था कि भारत में यात्रा कर रहा है कोई विदेशी नागरिक, उस प्लेन में बच्चा जन्म गया तो वो किस देश का नागरिक माना जाएगा, इसके बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट माना जाता है। पर उस समय तक तो यही था। वंश नागरिक बिल्कुल बन सकते हैं कि वंश नागरिक हमारी कुछ पीढ़ियों के लोग हैं, वो पाकिस्तान चले गए थे और थे भारत के नागरिक, वो वापस आके बन गए। पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से किसी व्यक्ति का ऐसा हो गया कि यूएस से पूरा खानदान चला गया, अब उसको यह रजिस्टर नहीं भी गया है, कोई इंसान ये बोलता है कि मैं तो 11-12 साल तक या 11 से 14 साल तक भारत सरकार में सर्विस कर रहा हूँ, भारत में रह रहा हूँ, मुझे अब रजिस्ट्रेशन कराना है, भारत मेरे को पसंद आ गया है और मेरे को तो यहाँ पे दुकान खोलनी है, चाय की टपरी खोलनी है, उधर मेरे को टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना है, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा भारत सरकार। उसका रजिस्ट्रेशन पे प्रॉपर जो विदेशी पंजीकरण होता है, विदेशी नागरिकों का पंजीकरण होता है, वो पासपोर्ट अधिनियम 1920 उसमें अमेंडमेंट हो गया है, उसके तहत भी अमेंडमेंट करेगी जो पंजीकरण अधिकारी है, वो अमेंडमेंट करेंगे, उसके बाद नोटिफाई करके उनको नागरिकता दी जाएगी। प्राकृतिकरण से सेम वैसे ही कि किसी नागरिक को ये हो कि भारत में मेरे को रहना है, प्राकृतिक रूप से वो नागरिकता अर्जित करना चाहता है, वो 11-12 साल तक रहता है, उसमें कुछ केसेस नहीं लग रहे हो, और इसमें कुछ ऐसे भी प्रोविजन है कि कोई योग्य आदमी हो, जैसे किसी को नोबेल मिला हुआ हो जो भारत की भारतीय भाषाओं को जानता हो और वो भारत सरकार से आके बोले कि भाई मैं आपको भारत में कुछ योगदान करना चाहता हूँ, इकोनॉमी में योगदान देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे लंबे समय तक रहना भी चाहता हूँ, भारत में ही मरना पसंद करूंगा, तो ये प्राकृतिकरण से भी नागरिकता मिलती है। छात्र के अधिकरण से वही बताया आपको कि अभी पाकिस्तान को अधिकृत कर लो, पाकिस्तान के सारे नागरिक हो जाएंगे भारतीय। तो ये नागरिकता अधिनियम में उस टाइम ही नेहरू जी ने बता दिया था कि किसी टाइम मोदी जी आएंगे और इस अधिनियम का यूज करेंगे और ये होगा। अगर और आप जानना चाहोगे कौन से देश के नागरिक हो सकते हैं, तो जैसे सिक्किम था, तो सिक्किम एक ऑटोनोमस टेरिटरी था, सिक्किम राज्य 1971 के आसपास से पहले तक सिक्किम ऑटोनोमस टेरिटरी था, उसकी अपनी सब कुछ थी, उसके सिर्फ विदेश मामले और संचार मामले थे वो भारत सरकार देखती थी, जो भी उन्होंने अपने जो समझौते किए भारत से। 1971 के बाद सिक्किम भारत का अंग बन गया, भाग बन गया, उनके लोगों ने वोटिंग की भारत के पक्ष में और भारत का भाग बन गया। अब उसके बाद उसके नागरिक भारतीय नागरिक हो गए कि नहीं हो गए। अब आप सिक्किम के नागरिक से आइडिया लगा लो कि सिक्किम में हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। तो ये हो गया, जन्म से बन सकता है, वन से बन सकता है, प्राकृतिकरण से बनता है, पंजीकरण से बनता है और एरिया को एक्वायर कर लो उससे भी बन जाता है। ठीक है, तो सारे हो गए ऑप्शन डी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो कानून के सामने अपने को समानता, इक्वलिटी और कानूनों के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। साफ साफ शब्दों में यह है
कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके में हम सब भारतीय नागरिक समान है और सभी कानूनों के जो समान संरक्षण है उनमें भी हमारा समान योगदान या समान भागीदारी को निहित करता है कि कानूनों के समान इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो संरक्षण की गारंटी देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14। ठीक है, सीधा सीधा बताया गया संविधान में, सिंपल, इसका नाम यही है। अनुच्छेद 13, ये तो आंसर हो गया कि भारत में सभी नागरिक समान होंगे, विधि की समता होगी और विधि में जो सम्यक और स्थापित प्रक्रिया, भारत में अभी विधि की स्थापित प्रक्रिया है। स्थापित प्रक्रिया मतलब, स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये हो गया कि संसद ने एक कानून बनाया और ये बनाया कि न्याय ये है, तो सुप्रीम कोर्ट उसी पे काम करेगा कि हाँ हम इसके अकॉर्डिंग है, इसके अनुसार काम करेंगे कि एक ये एक्ट बन गया, ये संविधान संशोधन बन गया, स्थापित किया गया लॉ है, उसी को फॉलो करेंगे। पर सुप्रीम, हम प्रक्रिया पे सवाल खड़ा नहीं करेंगे, प्रक्रिया एंड हो जाएगी उसके बाद हम ये बताएंगे कि प्रक्रिया के अनुसार या कानून के अनुसार गलत है सही। दूसरी होती है सम्यक प्रक्रिया, जो चलती है यूएसए में। एब्सोल्यूट तो यूएसए में चलती है, अब तो सारे देशों ने, इंडिया जैसे देशों ने ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये स्थापित प्रक्रिया ठीक नहीं काम करती, आप तो आपातकाल लगा देते हो बात बात पे। तो हमें तो नागरिकों को बचाना है, हमें तो संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट, ये पीआईएल आरंभ हुई है तब से सम्यक प्रक्रिया आरंभ हो गई, या जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचे का संरचना है, उसमें भी सम्यक प्रक्रिया ही देखने को मिलती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसमें भी सम्यक प्रक्रिया ही देखने को मिलती है। जब मेनका गांधी केस पढ़ते हो आप, मेनका गांधी को विदेश जाने से रोका गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गरिमापूर्ण जिंदगी जीने, अपने इच्छानुसार कहीं भी देश में भ्रमण करने, विदेश में जाने का अधिकार सब नागरिकों के पास होना चाहिए, और ये होता भी है। तो अभी भारत के पास घोषित रूप से तो नहीं, पर अघोषित रूप से सम्यक प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई थी। और अभी ये सवाल ये आता है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो वो जापान से ली गई थी। आर्टिकल 13 में क्या हो गया? आर्टिकल 13 तो उसमें 12 में तो हो गया राज्य क्या है, 12 से लेके 32 तक आपके होते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। राइट्स, मूल अधिकार। आर्टिकल 12 में बता दिया कि राज्य क्या है। राज्य में मतलब मान लो कि एक तो राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, जिला स्तर पर डीएम हो गया, बीडीओ हो गया, तहसीलदार हो गया, थानेदार हो गया, सब राज्य हो गए। दूसरी हो गई ऐसी सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियों में जैसे आरबीआई हो गई, एनटीपीसी हो गई और ओएनजीसी हो गई। अगर ये ऐसा आपके कानून का, ये मूल अधिकार का हनन करे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ और बोल दो कि भाई ये आरबीआई ने हमारे साथ गेम कर दिया। मूल अधिकार का हनन में विधि का प्रश्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मूल अधिकार के हनन में कि हमारे तो यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मूल अधिकार में आप सामान्य तौर पर मानो कि जो अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता का हनन किया गया, ऐसा ऐसा कुछ हनन प्रोसेस सारी दी गई है, वो आप सारा जानोगे तब पता चलेगा। आर्टिकल 12 हो गया आपके। इसमें तीसरा भी होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी है, वो सरकार के रूप में काम कर रही है, सरकार के साथ सहयोग से काम कर रही है, उसने कोई जमीन एक्वायर करने का ठेका दे दिया। मान लो कि आपके एरिया में पोल लग रहे हैं, बिजली के तार लग रहे हैं, और ठेका तो सरकार का है, कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है एक्वायर, और उसमें किसानों की जमीन छीन ली, तो ये भी आप उस केस के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि हम तो सरकार ही मानेंगे उसको, कि जब भी जमीन या हमारी लैंड पे सरकार के नाम पे एक्वायर करती है, उसको मिनिस्ट्री सारे कुछ परमिशन देती है। तो आर्टिकल 13 में क्या हो गया? यह तो हो गया आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 में हो गया राज्य। आर्टिकल 13 पर जानो आप। आर्टिकल 13 ये होता है, अनुच्छेद 13, विधि क्या है, व्हाट इज लॉ। विधि, पहली बात तो उन्होंने बताया विधि क्या है, और जब भी कोई विधि है वो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करती है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। जैसे ऐसा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो हो गया फंडामेंटल राइट्स, और यहां पे सरकार कोई विधि बना दे कि सभी नागरिकों को आज से 7 दिन चुप रहना है, तो सुप्रीम कोर्ट के बोलेगा कि ये हुई विधि खारिज। विधि की ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, वो शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पे
बहुत सारे विवाद है। जब आप ये पढ़ोगे कि इस विधि में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें होता है एक्ट, नियम, विनियम, प्रक्रिया, सब कुछ शामिल होता है। परंपराएं, कुछ ऐसी परंपराएं जो सरकार फॉलो कर लेती है, उन परंपराओं को भी इसमें साथ शामिल किया जाता है। विवाद मुख्य चलाता संविधान संशोधन के लिए कि संविधान संशोधन विधि है कि नहीं है। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं था, इस आर्टिकल में तो कम से कम नहीं लिखा हुआ था कि संविधान संशोधन विधि है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता कि संविधान संशोधन विधि है और सरकार बोलती विधि नहीं है। तो इस पे विवाद चला, बहुत लंबे समय तक चलता। अभी सामान्य उत्तर यह होता है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है और सरकार कुछ संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस के बाद पर उन्होंने एक पेच डाल दिया कि भाई आप करो, संशोधन करो, आपके संविधान संशोधन के आधार पे आप, हम ये नहीं करते कि संविधान संशोधन 0 हो जाएगा। पर आप ये भी ध्यान रखो कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर कुछ तो होता है, ऐसी ऐसी कुछ चीज होती है, उसका ध्यान रखना है। वो नहीं करोगे तो 0 हो जाएगा ये। और सरकार ने पूछा कैसे, तो बोला आप कुछ कानून बनाओ, हम आपको फिर बता दें। तो मोदी जी ने आते आते ही बनाया एनजीएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ऐसा आयोग जो बोला कि हम जजों की नियुक्ति करेंगे, आईएएस की तर्ज पर जजों, आईएएस जो अखिल भारतीय सेवाओं जैसे एनजीएससी में नियुक्त होंगे, जज नियुक्त होंगे, और उसके बाद ये प्रोसेस हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है, उसको हटाओ, हम ये वाली चौधर हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला देखो अब बताते हैं आपको ऐसे होता है वॉयलेट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हमारे राइट्स के उल्लंघन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता या स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, इस आधार पर एनजीएससी को निरस्त किया जाता है। तो फिर बोलेगे एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। तो ये होता है कि ऐसा वाला एग्जाम्पल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि इन चीज़ों को वॉयलेट करते ही आपका जो संविधान संशोधन है वो शून्य हो जाएगा। पर एनजीएससी के मामले में तो ऑलमोस्ट उन्होंने प्रॉपर शून्य कर दिया था कि पूरी एकदम पूरी टीम की मेहनत लगी थी, उनका उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया था। अब उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, वो अलग है। आर्टिकल 16 में क्या होता है, आर्टिकल 16 में यह है कि भाई रोजगार के मामले में जाति, धर्म, वंश, लिंग आधार पे कोई भी विभेद या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। कोई भी जाति का आदमी हो वो फॉर्म भर सकता है, कोई भी धर्म का आदमी हो वो एग्जाम फॉर्म भर सकता है। पर ये ध्यान रखना ये विदेशी नागरिकों के पास नहीं है, ये भारतीय नागरिकों के पास है। भारतीय नागरिक भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कोई पाकिस्तान का आके बोलेगा मैं तो ऐसा ही बनूंगा, तो वो नहीं बन सकता। इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक बन सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी भाई, शिक्षा संस्थाओं में भी भारतीय नागरिक बन सकता है। पाकिस्तान वाला आके कोई भी, या नेपाल वाला, नेपाल को थोड़ी सी कुछ छूटे हैं, वो उनका कुछ भारत और पाकिस्तान वो बर्दर वाला रिलेशंस है, तो उसमें कुछ छूट है। पर पाकिस्तान का तो कुछ ही नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं, इनको स्कूल में पढ़ सकते हैं आप ढंग से, जाति का फॉर्म भर सकते हैं। लिंग के आधार पर कम से कम संविधान ने तो ये तो बोला ही है। अब हरियाणा खा पंचायत ने इस पर मना कर दिया है कि कोई जमाने में मना कर दिया, अब तो हरियाणा बहुत आगे इस मामले में कि लिंग के आधार पर कोई रोजगार में प्रतिषेध नहीं कर सकते। हमारा समाज अभी भी इसमें आगे नहीं बढ़ पाया है। पर 1947-48 में बना संविधान, 1950 का संविधान हमारे रोजगार में महिलाओं को उतना ही योगदान, भागीदारी देता है जितनी आज के समय में हम सोचते भी नहीं है, उस समय से भी ज्यादा देते हैं। अब संविधान के बारे में, निर्माताओं के बारे में कुछ भी टिप्पणी करो, गांधी जी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करो, नेहरू जी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करो, पर उन लोगों ने देश में लिबरलिटी लाने में और कुछ ऐसी परंपरा स्थापित करने में इतनी जल्दी दिखाई, इतनी मतलब सुपर विजन दिखाया उन्होंने, बड़ा विजन दिखाया, जो शायद यूएस अपनी आज़ादी के 100-200 साल बाद भी नहीं दिखा पाया। आपको पता, शायद पता होगा नहीं होगा, यूएसए ने मतदान, महिलाओं के मतदान का अधिकार लगभग 1947 के बाद दिया है। तो आप ये जान लो कि आर्टिकल 16 में क्या क्या दिया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी है, उसको खत्म करने का अधिकार दिया गया। आप किसी इंसान को ये नहीं बोल सकते कि आप इस जाति के हो, आप मुझे टच मत करो। आप किसी धर्म के व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते। आप पर्सनल फ्रीडम अलग हो सकती है, ऐसे नहीं कि आप जाके किसी को टच कर दो। पर अस्पृश्यता का बात यह है कि आप विभेद मत करो, अस्पृश्यता के आधार पर विभेद मत करो कि इस जाति के आदमी को इस शॉप के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस आर्टिकल की एक सबसे शानदार विशेषता यह है कि ये बाकी आर्टिकल्स होते हैं वो राज्य के खिलाफ होते हैं, अस्पृश्यता का खिलाफ नागरिकों के खिलाफ भी होता है। कोई नागरिक भी ये नहीं बोल सकता कि हम तो विभेद ही करेंगे। ये दोनों के मामले में है, राज्य प्लस नागरिक। नागरिक जब भी उल्लंघन करता है उसके खिलाफ भी आप मूल अधिकार के हनन का दावा कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, ये संविधान के सबसे कठिन आर्टिकलों में, आक्रामक आर्टिकलों में माना जाए तो अनुच्छेद 17 है।
अगर इस अनुच्छेद पे बात की जाए तो अगर इस अनुच्छेद के आधार पर अगर कोई कास्ट का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाता है तो आपकी बेल लगभग नामुमकिन सी हो जाती है। और जो आप पुराने मामलों में देखोगे कि अनुच्छेद 17 के अनुसार ही वो हमारे जो मानव जो जो उसको बोलते हैं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार 1958 है शायद, जन अधिकार अधिनियम, जिसमें आपको अनटचेबल या SC ST के किसी नागरिक के साथ भेदभाव करते हो तो वो आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, और गैर जमानती अपराध होता है। इसमें यह भी होता है आप अगर सोच भी वैसी रखते हो, सबसे शानदार विशेषता या विवादित विशेषताओं में अगर किसी जाति के बारे में अस्पृश्यता के बारे में आप सोच भी विचार भी रखते हो, वो भी अस्पृश्यता का उल्लंघन, अस्पृश्यता मानी जाती है और इस अधिकार का उल्लंघन मानी जाती है, मूल अधिकार का उल्लंघन मानी जाती है। आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय उस न्यायालय को क्रमशः किन अनुच्छेदों को दे दिया गया है? पहली बात तो रिट क्या होती है? रिट रीट नहीं, ये होती है रिट। रिट मतलब याचिका। रिट तो उसमें यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये किसी व्यक्ति को, अधिकारी को आदेश दे सकते हैं कि आपने किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, आप उसको तुरंत छोड़ो। इस रिट को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को सामने लाओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसमें एक रिट होती है उसको बोलते हैं परमाधिकार लेख। कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करो, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को यह आदेश दे सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके या ऐसे केस में काम नहीं करो जो आपकी समय सीमा या आपकी कार्य सीमा का उल्लंघन करता है। इसके अलावा आपको अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, उसमें यह हो सकता है कि इसमें कोई न्यूट्रल आदमी भी जा सकता है, ये बोल सकता है कि ये अधिकारी इसको ऑफिस के लिए योग्य नहीं था, ये अयोग्य व्यक्ति था, इसने आके ऑफिस पे कब्जा जमा लिया, इसको पोस्ट तो दी गई थी थानेदार की और यहाँ पे ये SP साहब वाला कब्जा जमा रहा है, ये तो बोलता है कि इधर मैं SP हूँ। तो ये अधिकार पर्चा रीट के तहत आप जा सकते हो, सरकार के खिलाफ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में। केस हमेशा सामान्य तौर पर राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा जाता है, किसी पर्सनल अधिकारी के खिलाफ केस नहीं लड़ा जाता, तो आप सरकार के खिलाफ इस केस में जा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो मुख्य तौर पे अनुच्छेद 2 दिए गए हैं रिट के मामले में, आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 226। ये तो हाई कोर्ट के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब इसमें यह भी होता है कि रिट जारी करने के मामले में क्या ये अधिकार, रिट क्या अधिकार है वो क्या अन्य कोर्ट्स को भी दिया जा सकता है या दिया गया है? तो अभी किसी कोर्ट्स को ये राइट्स नहीं दिया गया है। मतलब लोअर कोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, सेशन कोर्ट्स या सत्र न्यायालय या उनसे भी लोअर कोर्ट जो ADG कोर्ट वगैरह होती है, एडिशनल जुडिशरी के कोर्ट होती है, कमिश्नरेट कोर्ट होती है, उनको किसी को ये राइट नहीं दिया गया है। दूसरी चीज, क्या ये दिया जा सकता है? बिल्कुल, संसद और राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा ये पावर्स। आपको कोर्ट्स की पावर में ये ध्यान रखना है कि कोर्ट्स की पावर को बढ़ाया जा सकता है, कोर्ट्स की पावर्स को घटाया नहीं जा सकता, डाउन कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाएगा, मूल ढांचे का। तो कोर्ट्स की पावर को जब भी कम करते हैं तो उसमें मूल ढांचे का उल्लंघन हो जाता है और वो शून्य हो जाता है, वो जो पहले बताया वो 0 हो जाता है। तो कोई भी सरकार कोर्ट्स की पावर्स को डाउन नहीं कर सकती, अप कर सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है, शोषण के विरुद्ध अस्पृश्यता, अस्पृश्यता तो खुद अपने आप में अनुच्छेद है, तो ये नहीं है। शोषण के खिलाफ अधिकार तो आर्टिकल 23-24 हो गए ना, आप लोगों को पता ही होगा, अनुच्छेद 23-24 होता है वो, उनमें शोषण से रिलेटेड अधिकार दिए। बलात्श्रम से संरक्षण बिल्कुल है। बलात्श्रम क्या हो गया? आप किसी को पकड़ के ले जाओ और बोलो कि लो भाई काम करो, आपको तो काम करना पड़ेगा, बल से काम करवाना, फोर्सफुली वर्क करवाना किसी से, आप जब जोर जबरदस्ती से ये बोलो कि बलात्सर्म। एक एज से और दूसरे कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध, ठीक है ये भी है,
कारखानों में आप बच्चों को नहीं लगा सकते, उसके लिए एक्ट बनाया गया। आप कुछ एज के उच्च एज लिमिट कर रखी है 16 साल शायद, जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है उसमें 16 साल कर रखी है। तो उसमें ये दे रखा है कि उससे कम एज के बच्चों को आप काम करवाओगे तो आपके ये गैर जमानती अपराध है, आपको जेल हो जाएगी। कोई भी हो आप, उसमें काम का भी विभाजन किया गया है, खतरनाक श्रेणी का काम, सामान्य काम। दूसरा इसमें और भी विभाजन किया है कि घरेलू काम कर रहा है या व्यवसायिक काम कर रहा है। भाई घर का काम खेत में कर रहा है, निनाण करवाना क्राइम तो नहीं हो सकता, बट ऐसे ही नहीं कि कोई खतरनाक श्रेणी के काम देते आप तो बिजली के तारों पे चढ़वा दे आपके खतरनाक श्रेणी, या कोई केमिकल्स स्टोर में आपके 10 साल के बच्चे को ऐसे खतरनाक स्रोतों के बीच रख दे जो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति भी या समझदार व्यक्ति भी नहीं ले सकता। इसका सिंपल कारण है, बच्चा मजबूरियों में शायद ऐसा काम कर देगा, उसके शायद माता पिता नहीं हो या गरीबी हो, और पर वो ये समझ नहीं पाता कि ये काम खतरनाक श्रेणी के हैं। जब समझदारी आने लगेगी फिर उसको चूज करने का अधिकार है कि मैं कौन सा काम करना पसंद करूंगा, कौन सा नहीं करूंगा, वो उसका राइट्स है। तो इसको हो गया बी और सी, 2 और 3। संपत्ति के अधिकार के बारे में बताइए। पहली बात तो संपत्ति के अधिकार में इतना विवाद है जितनी हमारे पास संपत्ति है नहीं। भारत के 1951 से लेके और अभी ये विवाद खत्म हो गया, ले मान लो 1976 तक सबसे विवादित था संपत्ति का विवाद, जिसके बारे में पूरा का पूरा संविधान बदल गया। इसमें आप देखोगे कि पहले पहले थे ये फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ये था आर्टिकल 32 और आर्टिकल 19 की श्रेणी में 1F में। उसके बाद है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। पहले यह था कि मूल अधिकार है तो संपत्ति पे जो भी कानून बनाओगे वो निरस्त हो जाते थे, कानून बनाते हैं निरस्त हो जाते। पर नेहरू जी बोले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, भाई लैंड रिफॉर्म शो करें, ये लोगों के पास 5000 बीघा जमीन है, किसी के पास बेचारे के पास दुकान जितनी जगह नहीं है, तो वो उनके लिए कुछ तो किया जाए। तो 9वीं अनुसूची आई, 9वीं अनुसूची में जो चीजें डाल दी गई उनको ये हो दिया कि ये तो इससे बाहर हो गई। भाई जो 9वीं अनुसूची में वो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन भले ही करे उसको हटाया नहीं जा सकता। उसके बाद आया गोलकनाथवाद, उन्होंने बोला नहीं हम तो हटा देंगे। और उसके बाद आया केशवानंद भारती केस। इसके आते आते आगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बोली देखो हम संपत्ति का अधिकार भी हटाएंगे और हम उसके साथ इसके बारे में जो पैरवी करता सुप्रीम कोर्ट उसकी पावर्स भी कम करेंगे। बहुत सारे मामलों में हम करेंगे जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के पर कतरना। पॉलिटिकल भाषा में बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट डिफेंसिव मोड में आ गया था उस जमाने में। ऐसा नहीं है कि डिफेंसिव मोड में आ गया, पर यह बात तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही मानता है कि 1947 वो जो आपातकाल था, 75 का आपातकाल था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो रोल नहीं निभाया जो उनको निभाना चाहिए था। उसका वजह भी यही था, एम एन रॉय जैसे जज थे जो ऑलमोस्ट बिक गए थे उस जमाने में, तो बिक ही गए थे, उनके बारे में तो क्या ही बोला जाए। केशवानंद भारती के जो केस थे, केशवानंद भारती केस हुआ, अपन तो केस पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते समय भी डर लगता है कि किस टाइम अवमान ना हो जाए, पर ठीक है हमारे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खैर ठीक ठाक होगा ही। तो ये होता है कि उसके बाद आया केशवानंद भारती केस, उसमें यह दिया गया कि सरकार के पास राइट्स है, संपत्ति के अधिकार में सरकार संशोधन कर सकती है, ठीक ठाक तरीके से कर सकती है, और 9वीं अनुसूची में भी शामिल माना जा सकता है। हालांकि इसका रिव्यू किया जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार की में अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसको रिव्यू कर सकते हैं। और इंदिरा गांधी ने केस जीत गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजों ने संन्यास ले लिया, कुछ ने किच कर लिया। अब बात है आगे गई 44वां संविधान संशोधन। जब जनता पार्टी ने संपत्ति के अधिकार को मतलब ऐसे विरोध करते थे, केशवानंद भारती का ऐसा जश्न मनाती थी उस समय की जनता पार्टी की सरकार, पर इन्होंने खुद ही कर दिया शामिल कि इसको मूल अधिकार से हटा के इसको संवैधानिक अधिकार बना दो। आर्टिकल 300 में बना दिया, 300A में, अनुच्छेद 300A में शामिल हो गया। तो अनुच्छेद 300A में शामिल होने का मतलब क्या हो गया, ये संवैधानिक अधिकार तो रह गया और मूल अधिकार हट गया। तो मूल अधिकार है नहीं है, एक गलत है, दो सही है, एक गलत है। तो अभी क्या है, संपत्ति का अधिकार
संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार की सरणी से इसको हटा दिया गया सम्मिलित संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बोल दिया कि दो श्रेणियों में इसका मूल अधिकार में माना जाएगा। एक तो ये हो कि किसी किसान की संपत्ति का हनन हो कि भाई निर्मम तरीके से आप उसकी जमीन छीन लो। दूसरे अल्पसंख्यक जो संस्थान होते हैं उनकी संपत्ति को जब भी आप छीन लेते हो तब आप मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। उसमें यह हो गया कि आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हो। अपराधों के लिए दो सीधी के संरक्षण में, ये सवाल थोड़ा सा इसमें टाइपिंग दिक्कत है कि तो छोड़ दो अभी इसके लिए। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्या होता है मौलिक अधिकार? फंडामेंटल राइट्स। उनको कब, ये चीजें कहां से मिली? सबसे पहले तो ये निलंबित करने की प्रवृत्ति मिली थी जर्मनी से। मैंने जो उसमें बताया कि जो देश है उसके वही चिकित्सक था जो उसके पास है। जर्मनी उस समय था एकदम आप वो क्रूर, या मान लो वाइजर जर्मनी, वो था हिटलर का देश, हिटलर का जर्मनी। और इसने मूल्य बनाए कि नागरिकों के पास पावर से ज्यादा उनके अधिकारों को छीनो। तो इसने मैंने बताया आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार है, वो निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपातकाल में हो गया। तो आपातकाल का क्या हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो भारत ने इस आपातकाल में कौन कौन से आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और या कौन से अधिकारों को निलंबित किया? दो तरीके होती है। राष्ट्रपति के शासन के दौरान नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन तो कब भी लग जाता है। अब तक लग 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन तो तब भी लग जाता है जब ट्राई वाली वो क्या बोलते हैं सरकार बन जाती है। ट्राई वाली सरकार मतलब उलझी हुई सरकार। ऐसे मान लो कि 3 पार्टियां आ गई, आपको 51 सीटें लानी थी जीतने के लिए, और तीनों के पास 20-20 सीटें आ गई, 40 निर्दलीय जीत के, और कंफ्यूजन में चल रही है, और उन 10 दिनों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन तो चलते फिरते ही लगा देते हैं, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं। अब तो चलो उसके बाद एसआर बॉम्बई मामला हुआ था, इसके बाद आप एसआर बॉम्बई केस पढ़ोगे, एसआर बॉम्बई। उसके बाद है ना सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आ गई। उन गाइडलाइंस में यह हो गया, एसआर बॉम्बई कर्नाटक के सीएम थे। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस आ गई कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे नियम कायदे होने चाहिए। और राष्ट्रपति शासन यूं ही नहीं कि उठ गया राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये क्यों बोला? क्यों इसलिए बोला, जब 77 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार बनी तो लगभग 14 राज्यों में जो कांग्रेस के शासित राज्य थे उनमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जैसे 80 से वापस सरकार बनी 84 की, 19, 12, 13 राज्यों में वापस लगा दिया राष्ट्रपति शासन। तो एसआर बॉम्बई कैसा है कि ऐसे भाई मत करोगे रोज रोज ये राष्ट्रपति शासन, तो कम से कम मत ही लगाओ, सुगले लगते हो तुम लोग। तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन में तो नहीं हटते मूल अधिकार। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बस ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल हो, देश में इमरजेंसी घोषित हो जाए, नेशनल इमरजेंसी, और जिसके बारे में मान लो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बीजेपी शुरुआती रूप में आंदोलन करती रही है राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में, जो आंतरिक आपातकाल था। राष्ट्रीय आपातकाल दो तरह का होता है, एक तो होता है बाहरी आपातकाल, बाहरी वजह से, दूसरा आंतरिक आपातकाल। आंतरिक और बाहरी कैसे? बाहरी ऐसे, इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुई 1962 में, तब भी फंडामेंटल राइट्स हटे थे, उस टाइम भी मूल अधिकारों को हटा दिया गया। 1965 की वॉर हुई पाकिस्तान की, उस टाइम भी हटे हुए थे। 1971 में हुई, उस टाइम भी हटे हुए। इवन यहां तक तो ये हटे हुए चल ही रहे थे, 3 साल तक लगभग चल ही रहा, राष्ट्रीय आपातकाल ही चल रहा था, यही नहीं हटा था। आंतरिक आपातकाल लगा तो ये इंदिरा जयंती बोले कि ये 3 बार तुम लोगों ने हटा दिए, ये एक बार पापा ने हटा दिया, एक बार वापिस पापा ने हटा दिया, एक बार मैंने हटा दिया, कोई रोड़ा नहीं हुआ। जब मैंने 1975 में थोड़ा सा अंदर का रोड़ा बोल के हटाया, उस पर तुम्हारे लोगों को रोड़ा क्यों है? अंदर का रोड़ा क्या था कि जेपी मूवमेंट था, जो संपूर्ण क्रांति बोलते, जयप्रकाश नारायण उस टाइम समाजवादी नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के खिलाफ बजाकर उन्होंने बगावत की। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि पूरी दिल्ली को और पूरे इंडिया को जाम कर दिया। 3-4 राज्यों के सरकार गिर गई, गुजरात की गिर गई,
स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, बिहार की सरकार गिर गई, मतलब एक एक दिन में सरकार गिरा दी, इतना पावरफुल आदमी था, अभी वालों में इतना दम का, तो 2 दिन में गिरा दी। तो इंदिरा गांधी को ये लगा, बोलते तो ऐसा है कि इंदिरा गांधी को डर लगा कि ऐसा ना हो कि इस काम के बाद हमारे पास ये हो जाए कि जनता सड़कों पे आ जाए और जो प्रधानमंत्री निवास में घुस जाए और कुछ अनहोनी न हो जाए देश के साथ या परिवार के साथ। इस वजह से आपातकाल लगाया था, आपातकाल घबराहट में लगाया गया था ऐसा बोला जाता है। पर इस आपातकाल को लेकर विवाद होता है जो आंतरिक वजहों से था, जेपी के आंदोलन के खिलाफ आपातकाल था। जेपी का एक डायलॉग था, सशस्त्र सेनाओं को और हमारी हमारी सेनाओं को अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तो उस बयान के बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, वजह भी यही बोली। और आपातकाल के बीच जो चीजें करी वो इसी आंदोलन से मैच खाती है। राष्ट्रीय की एकता, अखंडता वो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए कि आपको मूल कर्तव्य बनते हैं कि भाई संविधान की रक्षा करनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वित्तीय संसद की अनुमति कि वित्तीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल तब होता है, आज तक एक तो आपको यह देखना है कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 1991 में भारत में सिर्फ वित्तीय संकट आया था। वित्तीय आपातकाल और वित्तीय संकट में फर्क होता है। जब देश खुद घोषित कर देता है कि हम वित्तीय संकट में हैं, हम सांसदों का वेतन काटेंगे, हम राष्ट्रपति का वेतन काटेंगे, हम न्यायाधीशों का वेतन काटेंगे, आईएएस को काटे, पूरी कर्मचारियों का हम वेतन काटेंगे, ऐसा भारत में कभी संकट नहीं आएगा। वेतन दिल्ली का मुझे पता नहीं, पर वेतन आज तक काटा नहीं गया है, घोषित रूप से तो नहीं काटा गया है। तो भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल ये होता है। और इसके दौरान मूल अधिकार तो नहीं हटता कि भाई आपका वेतन भी काटेंगे और आपको जेल में भी डाल देंगे, ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। पर्सनल लेवल पर भले कर देते होंगे पर ये घोषित रूप से तो नहीं होता। तो एक ही आंसर होता है इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल के समय आंसर 2। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी। उसके बाद इसका अगला भी पार्ट पढ़ देंगे भाई, 60 से लेके जो आगे के 100 तक के सवाल है, तो इसके बाद उनमें डिस्कशन करेंगे कि आगे कैसे कैसे बढ़ते हैं, आगे कैसे क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद। और कल पॉलिटी का क्या, पॉलिटी याद आ रही, पॉलिटी इतनी फेवरेट है। कल आपका पीएसआई का टेस्ट होने वाला है और आज का ऑफ भी चल रहा है। 400 रुपये में अगर आपको 5000 सवाल मिल रहे हैं दोनों के, हिंदी के और जीके के, तो ज्वाइन करना चाहिए। जब आप 4000 5000 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो हम भी 500 रुपये में कुछ तो ठीक बना ही देंगे। तो आप ये उम्मीद करो कि अच्छा टेस्ट बनाएंगे। और 50 के अराउंड टेस्ट हो रहे हैं इसमें, लगभग आपके मार्च तक चल जाएंगे, मार्च एंड तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करनी चाहिए। एक दिन का ऑफ है, उसके बाद कोई ऑफ नहीं है। रिक्वेस्ट या किसी भी तरीके से ऑफ बाद में शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है बार बार ऑफ देना। तो आप अगर अभी टेस्ट ज्वाइन कर लो, पूरी साल फायदा उठाओ। अगर आपको ऐप अभी आपको नहीं करना है ज्वाइन, तो एक बार ज्वाइन करके वो छोड़ दो, बाद में दे देना। बाद में ऐसा नहीं हो कि 1 साल टेस्ट मिल रहा है आपको और बाद में ऑफ भी नहीं मिल पा रहा है। उससे अच्छा अभी से टेस्ट आ जाएंगे, जब भी देना हो दे देना। तो ये ठीक है, ये वाला काम कर लेना आप। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन में तो खैर वो पर्सनल लेवल पे ऑफ दे देते हैं, पर ऐसा कोई ऑफ नहीं है, ऑनलाइन पे सारा ऑफ है। ठीक है, धन्यवाद। सर जी बंद कर दो।